महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और अब उनके लिए एक और झटका आ गया है। वो झटका क्या है, क्यों एकनाथ शिंदे परेशान हैं और महाराष्ट्र की सियासी हलचल क्या कहती है, बड़ी खबर सीधे भरत जी से समझेंगे। भरत जी, शिंदे को क्या हो रहा है? देखिए चंद्रकांत जी, शिंदे को जो विभाग चाहिए था विभाग भारतीय जनता पार्टी देती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हम लोग इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, गृह मंत्रालय शिंदे मांग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय देने के लिए तैयार नहीं है। अब ये लगभग कंफर्म और क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं देगी। अब शिंदे के लिए वो परिस्थिति बना दी गई है कि रहिए तो रहिए वरना जाइए। क्या हुआ है, मौजूद अभी तुरंत का जो घटनाक्रम है वो ये हुआ है कि एक राजस्व विभाग, एक PWD का विभाग और एक शहरी विकास का विभाग, ये 3 विभाग हैं। इन 3 विभाग में से भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूत्र कह रहे हैं कि ये कह दिया गया है कि आप इनमें से एक चुन लीजिए, आपको इनमें से सिर्फ एक मिल सकता है। अब ये शिंदे के सामने कठिनाई ये है कि उनको निर्णय करना है कि अपनी पार्टी को टूटने से बचाना है। अगर उनको अपनी पार्टी को टूटने से बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में 100 कूड़े खाकर भी रहना पड़ेगा, क्योंकि शिंदे की पार्टी के तमाम सारे विधायकों का ये कहना है कि वो सत्ता में रहने के लिए जीते हैं और सत्ता में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे को एक अजीबोगरीब कशमकश और अजीबोगरीब परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से शिंदे को ना उगलता बन रहा है ना शिंदे से निगलता बन रहा है। अभी देखिए विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है, 3 दिन का ये विशेष सत्र था जिसमें शिंदे अपने काम विधानसभा के भीतर भी शिंदे अपने काम गिनाते हुए नजर आए। आज मैंने विधानसभा का सत्र वो पूरा फॉलो किया, वो देखा महाराष्ट्र का, उसमें शिंदे अपने काम गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस भी अपनी बात कह रहे हैं, अजीत पवार भी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा जो ट्रम्प कार्ड भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है वो है अजीत पवार। एक तरफ आप देखेंगे, अगर इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो आप इसको ऐसे देखेंगे कि अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी वो सब दे रही है जो वो चाह रहे हैं। हाँ। विभाग भी दे रही है, विभाग से इतर अजीत पवार दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से आने के ठीक 2 दिन के बाद, शपथ लेने के ठीक 2 दिन के बाद उनके वो चार्जेस जो ईडी ने लगाए थे 2021 में, 1000 करोड़ की जब्ती वाले, 1000 करोड़ की जब्ती वाले, 2019 में अजीत पवार सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी के साथ शपथ लेते हैं, 3 दिन सरकार में रहते हैं। 3 दिन सरकार में रहने के बाद वो अपने 9 केसेस जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो के ABC के केसेस चल रहे थे उनमें वो अपनी जांच को खत्म करवा लेते हैं। 3 केसेस से वो फारिग हो जाते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के। 3 दिन के भीतर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर वापस NCP में चले जाते हैं। ये पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी बदला लेने की स्थिति में आती है। फिर कुछ दिन बाद 2021 में ED छापे मारती, इनकम टैक्स छापे मारती है। उसमें शिंदे की पत्नी सुनेत्रा पवार, उनके बेटे पार्थ पवार, शिंदे के नाम पर संपत्ति नहीं है लेकिन बेनामी और संपत्तियां, लगभग 1000 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर लेती है। इनकम टैक्स जब्त करके ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलता है और शिंदे अपनी शपथ से ठीक 2 दिन पहले दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद 1 दिन पहले दिल्ली पहुंचते हैं, वापस आते हैं, शपथ लेते हैं। ठीक 2 दिन बाद खटाक से 1000 करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति रिलीज कर दी जाती है। बोलते हैं भैया सब पाक साफ हैं, सब एकदम बढ़िया है, दूध के धुले हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 1000 करोड़ रुपए का मामला सॉल्व हो गया। अजीत पवार से पूछा गया कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। अजीत पवार ने एक लाइन में, एक शब्द में जवाब दिया, नो कमेंट्स। वाह, आप समझ सकते हैं कि क्या महाराष्ट्र के भीतर खेल चल रहा है। दूसरी बात यह है कि जब आप शिंदे और अजीत पवार को तुलते हैं तो शिंदे को दूसरी तरफ उनका अपना विभाग मिल जाता है। वित्त मंत्रालय कहा जा रहा है कि मिल जाएगा, भी दिया नहीं है लेकिन मिल जाएगा, उनको मिल जाएगा। इस बात को लेकर अजीत पवार आश्वस्त हैं। लेकिन शिंदे के विभागों को लेकर इतनी तोल मोल, इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग कि भाई हम आपको गृह नहीं दे सकते। चलिए समझ में आया कि गृह नहीं दे सकते। फडणवीस ने सामने आकर कहा कि हमारी दिल्ली से सामंजस्य हमारा अच्छा रहता है इसलिए गृह हम रखेंगे। हालांकि ये कोई रीज़न नहीं है, ये कोई कारण नहीं है कि तुम्हारा सामंजस्य अच्छा है। भाई शिंदे भी तो बराबर का तेल खर्च कर रहे हैं, डालडा, रिफाइंड, सब कुछ बराबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मंच से खड़े होकर उन्होंने कह दिया कि मोदी जी अमित शाह जी शपथ के बीच में बोल दिए। वो भाई अपने वो भी नहीं बोल पाए, वो नहीं बोल पाए। तो शिंदे अपने आप को ज़्यादा लॉयल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उनको गृह मंत्रालय नहीं दिया जा रहा है। इट मीन्स इन सब के बीच मोटिव क्या है, इन सब के बीच मसला ये है, रहो रहो नहीं तो जाओ।
तो क्या शिंदे की जरूरत नहीं रह गई अब? शिंदे की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है ही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात की आवश्यकता है कि शिंदे समाज में ये संदेश, मराठाओं के बीच ये संदेश और मैसेज न जाए कि हमने शिंदे को भगा दिया, या हम शिंदे को नहीं रख पाए, या हम शिंदे को नहीं रखना चाहते इसलिए शिंदे चले गए। साफ सी बात है कि शिंदे खुद छोड़कर जाएं, भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में रहे कहने की कि शिंदे को हम मना रहे थे, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन देखिए शिंदे जी माने ही नहीं। अब क्या करें, शिंदे जी को तो हम तो चाहते हैं कि रखें, अब देखिए उनको विधायक टूटकर हमारे साथ आना चाहते हैं, हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं इसमें? अब वो लोग हमारे नरेंद्र मोदी जी में जो है वो जताना चाहते हैं, आस्था क्या जता रहे अपनी। हाँ, जो भी वो बात बोलते हैं राजनीति में, तो इस तरीके अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हो सब। आवाज सुनकर इधर आ रहे हैं। भाई ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं। तो शिंदे के सामने सिर्फ और सिर्फ समस्या और चुनौती इतनी है कि वो अपनी पार्टी को टूटने से कैसे बचाएंगे, और कैसे बचाने के लिए क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह सकते हैं, क्योंकि 43 विधायकों को मंत्री बना सकते हैं। 288 में से 43 विधायकों को मंत्री महाराष्ट्र में बनाया जा सकता है। और अभी यहाँ पर आपके नागपुर में 16 से 21 तारीख के बीच में विधानसभा का पहला सत्र चलने जा रहा है, और 16 तारीख के पहले ये विभागों का बंटवारा करना आवश्यक है, क्योंकि जब सत्र चलेगा तो मंत्रियों की अपनी जिम्मेदारियां रहेंगी, बाकी चीज़ें रहेंगी। उससे पहले बंटवारा होना है। उससे पहले बंटवारा होना है। और इसमें शिंदे को बिल्कुल साइडलाइन करता हुआ हम लोग देख रहे हैं कि शिंदे को सिर्फ और सिर्फ शिंदे अपनी पार्टी बचाने के लिए ही, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा उनका मान सम्मान या इतनी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में पैठ पूछ उनकी रह गई है। अब शिंदे के सामने चुनौती ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर कितने दिन तक आगे और वो अपनी पार्टी को टूटने से बचा लेकिन भरत जी, एक आखिर में छोटा सा सवाल पूछूंगा कि जो व्यक्ति अभी तक मुख्यमंत्री था, अब क्या वो सिर्फ एक मंत्री बनकर रह जाएगा? इतना बड़ा डिमोशन एक झटके में। ये डिमोशन नहीं है चंद्रकांत जी, ये तो अपमान है। वही ये तो अपमानित किया जा रहा है। वही बात है ना कि शिंदे को अपमानित किया जा रहा है। शिंदे को बिना बोले ये कहा जा रहा है कि अब अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलते बनो। शिंदे इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे थे। ऐसा नहीं कि शिंदे समझदार नेता नहीं है, समझदार राजनेता नहीं है, वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे थे। इसी वजह से शपथ ग्रहण से पहले वो गाँव चले गए थे। वो ये मैसेजिंग करना चाहते थे, मैसेज देना चाहते थे, क्योंकि उनका पद भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया, मुख्यमंत्री का पद, इसलिए अब वो इस सरकार में नहीं रहेंगे, भीतर नहीं रहेंगे, क्योंकि विचारधारा एक जैसी है हिंदुत्व वाली, तो हम बाहर से आपको समर्थन दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे सूत्र जो कहते हैं, शिंदे की पार्टी में तमाम सारे ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से कूद कर आए हैं। उन विधायकों से और भारतीय जनता पार्टी के टच में जितने नेता हैं शिवसेना के, उनसे शिंदे के ऊपर ये प्रेशर दिलवाया गया कि अगर आप इस सरकार का हिस्सा नहीं होंगे तो पार्टी टूट जाएगी, विधायक नाराज़ हो जाएंगे, कुछ भी पार्टी के भीतर हो सकता है। तो शिंदे को उद्धव वाली शिवसेना की याद आई। शिंदे ने उद्धव वाली शिवसेना की जो दुर्गति हुई और कैसे हुई, कैसे कैसे उन्होंने स्वयं की, वो उनको ये चीज़ इल्म उनको हो गया, स्मरण हो आया, और इसी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूरन आए। वो पहले ही नहीं आना चाहते थे। उन्होंने शपथ ग्रहण की शाम तक ये कहा था कि मैंने निर्णय अभी नहीं लिया है। भाई, जो नेता शपथ ग्रहण की शाम तक अनिर्णय, एक दिन पहले की शाम तक दोपहर तक यही स्थिति रही लगभग अनिर्णय की स्थिति में हो, और वो नेता आप कैसे कह सकते हैं कि वो नेता ने पहले कुछ नहीं सोचा, पहले उसको जानकारी नहीं थी कि हमारे साथ, उनको मालूम है कि उनके साथ क्या होने वाला है, उनकी दुर्गति होने वाली है। ये तो अभी जुम्मा 3 दिन बीते हैं, मतलब ये तो अभी शुरुआत है। ये तो अभी शुरुआत है अभी, क्योंकि शिंदे की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी, एक चीज़ और मैं कहूँगा इसमें विश्लेषित करते समय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है शिंदे के साथ में रहने से। शिंदे के साथ में रहने से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान इस वजह से है क्योंकि शिंदे का वोट बैंक कट्टर कोर हिंदुत्ववादी वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी का भी वोट बैंक कट्टर हिंदुत्ववादी वोट बैंक है, सेम है। अजीत पवार का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक भी है, उसमें पिछड़ा वोट बैंक भी है, उसमें मराठा वोट बैंक भी है। अजीत पवार का वोट बैंक मिक्स वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी का अजीत पवार का भारतीय जनता पार्टी के साथ में आने से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति में इजाफा होता है। शिंदे के साथ में रहने से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति घटती है, भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बट जाती है। उनको
शिंदे के साथ बंटवारा करने में एक जैसे वोट बैंक के बीच में बंटवारा करना पड़ते हैं। जब वो टिकट बांटते हैं तो शिंदे के लोगों को जहाँ जहाँ टिकट देते हैं वहाँ वहाँ हिंदुत्व आबादी जहाँ ज़्यादा है वैसी ही आबादी पर वो भी टिकट मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी वहीं से दावा करती है। इसीलिए आपने देखा होगा इस चुनाव में शिंदे के लोगों के बीच और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच टकराव ज़्यादा देखा जा रहा था टिकट मांगने को लेकर कि इस जगह से हम लड़ेंगे, इस जगह से हम लड़ेंगे। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि महाराष्ट्र में शिंदे को अपने साथ अगर हट भी जाए, शिंदे चले भी जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी को चुनावी नुकसान नहीं होगा। अजीत पवार अगर उनके साथ एक शक्ति के तौर पर खड़े रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की शक्ति में इजाफा हो सकता है। अभी शिवसेना की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की ही तरफ से एक नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने इस बात को जब कहा था तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने ये कहा था कि उद्धव के रहने से हमारा फ़ायदा ज़्यादा होता, शिंदे के रहने से हमारा नुकसान। दानवे साहब की आप बात कर रहे हैं, दानवे साहब की बात कर रहे हैं, हमारा नुकसान हुआ है। तो बेसिकली वो इस बात को कहना चाहते थे, चिढ़ाना चाहते थे शिंदे को कि शिंदे उद्धव का नाम लेकर चिढ़ें और कुछ न कुछ बोले, कुछ न कुछ कहें, लेकिन वो चिढ़े नहीं। शिंदे को उकसाने की कोशिशें हुई हैं और शिंदे को ये पर्दे के पीछे से बताने की कोशिश हुई है कि आपके हमारे साथ रहने से हमारा कोई फायदा नहीं है, आपका फायदा है, ये बताने की कोशिश की गई है। तो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों में बीजेपी को अजीत पवार में ज्यादा फायदा नजर आ रहा है, शिंदे में नुकसान दिख रहा है। इसी वजह से लगातार शिंदे का अपमान हो रहा है। अभी और कितना अपमान बाकी है ये महाराष्ट्र की सियासत बताती रहेगी। फिलहाल उल्टा चश्मा में इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए।